दूर बाधाएं अनेको मार्ग कुंठित कर न पाए। क्रूढ़ शंकर की जटा में वह असीमित क्या समाए। जहनों की जंगा धारी जाह्नवी फिर चल पड़ी है। संग सरिता बह रही है, संग सरिता बह रही है। इस भगीरथ की अनोखी विजय गाथा कह रही है। संग सरिता बह रही है, संग सरिता बह रही है। क्रूर बाधाएं अनेकों मार्ग कुंठित कर न पाए। क्रूर बाधाएं अनेकों मार्ग कुंठित कर न पाए। क्रूढ़ शंकर की जटा में वह असीमित क्या समाए। जहनों की जंगा धारी जाह्नवी फिर चल पड़ी है। संग सरिता बह रही है, संग सरिता बह रही है। इस भगीरथ की अनोखी विजय गाथा कह रही है। संग सरिता बह रही है, संग सरिता बह रही है। कर सुसिंचित इस धरा को सुजल सुफला उर्वरा। मातृभू का पुण्य भू का रूप है इसने सवारा। शुष्क मरुभूशेष क्यों फिर ताप भीषण सह रही है। संग सरिता बह रही है, संग सरिता बह रही है। इस भगीरथ की अनोखी विजय गाथा कह रही है। संग सरिता बह रही है। दूर सागर दृष्टि पथ में मार्ग में विश्राम कैसा। ध्येय सागर से मिलन का आज संभ्रम सोच कैसा। अथक अविरत साधना की पुण्य गाथा कह रही है। संग सरिता बह रही है, संग सरिता बह रही है। इस भगीरथ की अनोखी विजय गाथा कह रही है। संग सरिता बह रही है, संग सरिता बह रही है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, धन्यवाद मधुलिका जी। आज के हमारी ये चाय पे चर्चा कार्यक्रम के अंदर जिनका हमें साक्षात्कार होने वाला है, जिसका हम साक्षात्कार करेंगे, हमारे लिए वो कोई नई व्यक्ति नहीं है, नए कार्यकर्ता नहीं है, नए संशोधक नहीं है। माननीय श्री नवीन जी शाह। नवीन जी का लंबा परिचय आज मैं नहीं करूंगा, हम नवीन जी का परिचय नवीन जी से खुद करेंगे। तो आज का ये साक्षात्कार का कार्यक्रम, चाय पे चर्चा का कार्यक्रम शुरू करते हैं। हमारा ये साक्षात्कार के बाद, ये कन्वर्सेशन के बाद लास्ट 5-10 मिनट्स, 5-10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर का रखेंगे। जिनको कुछ भी अपने मन के अंदर कुछ भी प्रश्न वगैरह हो या नवीन जी को पूछना हो, कार्यक्रम के अंत भाग में अंदर 5-10 मिनट हम नवीन जी को प्रश्न करेंगे। नवीन जी से विनंती है कि नवीन जी सबको एक 5 मिनट उद्बोधन करें, फिर अपना साक्षात्कार हम शुरू करेंगे। नवीन जी। इस कार्यक्रम में मैं सबको नमस्कार करता हूँ। सबको नमस्ते।
और इस कार्यक्रम में सबको भाग लेने के लिए सभी स्वयंसेवक बंधुगण और सेविका भगिनी को इस कार्यक्रम के लिए स्वागत करता हूँ। बस बढ़िया। इसके आगे शुरू करें। हाँ, अभी आगे आपसे ही सुनेंगे हम, क्योंकि हमें आज आपको सुनने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ठीक है नवीन जी, थोड़ा आपका फैमिली, आपका जन्म, आपका बचपन और यहाँ तक का थोड़ा ब्रीफ आपका बताइए सबको, सबकी जानकारी के लिए। आपका जन्म कहाँ हुआ? जी। मेरा जन्म मोम्बासा में हुआ 1942। स्कूलिंग प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल मोम्बासा में हुई। कामकाज की शुरुआत भी मोम्बासा में शुरू हुई। पिताजी की राशन प्रोविजन स्टोर की दुकान थी, उनमें मैं काम में लग गया। 2 साल के बाद मैंने खुद की अपनी गारमेंट शॉप शुरू की 1962। तो अपना फूफा जी हम बोलते हैं ना, उसने बोला कि आपको प्रगति करना है तो आपको इंपोर्टेशन करना चाहिए और माल मंगाना चाहिए बाहर से। तो मेरे को 1966 में पहली दफा हांगकांग, चाइना, सिंगापुर साथ में लेकर गए और वहां जाकर अपने को सप्लायर का इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने, भाना भाई एंड कंपनी। तो उनसे हमने बोला कि अपने पास पैसा नहीं है। वो बोलते हैं पैसा की कोई चिंता नहीं करो, आपको जो भी माल चाहिए माल ले जाओ। तो फिर तब से गारमेंट इंपोर्टेशन होता था इंडिया, हांगकांग, चाइना से। तो बार बार मेरा उस फॉरेन कंट्री में जाने का दौरा था। तो 66 से शुरू हो गया था। कम से कम 20 बार में ओवरसीज ट्रिप किए बिजनेस सिलसिले में। और 1975 में गवर्नमेंट ने टोटल इंपोर्टेशन बैन कर दिया। इंपोर्टेशन बैन होने की वजह से बोलता है कि इंपोर्टेशन आप नहीं कर सकते हो। तो हमने सोचा कि हम कोई गारमेंट फैक्ट्री डालें, क्योंकि गारमेंट का एक्सपीरियंस था। तो वो सोचते थे, तभी एक ऑफर आई अपने को नायरोबी से, मिडको टेक्सटाइल। तो उस ओनर को इस देश को छोड़कर भारत सेटल होना था। तो मैंने फोन में बातचीत की उनसे, बोलता है कि नहीं, डेफिनेटली फैक्ट्री इज फॉर सेल, आपको इंटरेस्ट है तो आप आज नायरोबी आ जाओ। तो मैं 76 में नायरोबी आया, उनके साथ बैठकर नेगोशिएशन शुरू हो गया। नेगोशिएशन के बाद में डील फाइनल हो गई। इसकी वजह से मैं 1977 में नायरोबी आ गया। तो 77 से अब तक मैं नायरोबी में हूँ। दिस इज बैकग्राउंड। अच्छा, बहुत अच्छा। परिवार में कौन कौन है नवीन जी, थोड़ा तुरंत बता दीजिए। मेरा पिताजी अकेला था। पिताजी का एक बहन थी, मतलब कि फादर एंड सिस्टर दो ही थे। पिताजी के मामा के लड़के, फूफा के लड़के, उन्होंने 1938 में उनका पिताजी का देहांत हो गया। तभी उन्होंने पिताजी को किनिया में बुलाया। तो 1938 में मेरे पिताजी यहाँ पर आए, माताजी 1940 में आई और मेरा जन्म 40। तो पिताजी का बिजनेस था राशन एंड प्रोविजन स्टोर। तो पिताजी 38 से बस वही बिजनेस चलाते थे। तो 59 में क्या हुआ, बड़ी फैमिली थी, हम 6 बहन और 2 भाई, 8 लोग थे परिवार में। और अपने पिताजी के फूफा का लड़का जो था ने, उनके भी 4 लड़के और 4 लड़की, टोटल 16 बच्चे थे सभी। और दोनों फैमिली होता। हाँ, तो दोनों फैमिली में सबसे बड़ा था मैं, और छोटा बिजनेस था। तो पिताजी ने बोला कि यू कैन नॉट गो फॉर फर्दर स्टडीज, आपको बिजनेस में ज्वाइन होना पड़ेगा, क्योंकि फर्दर स्टडी में आपको हम भेजें तो दूसरे किसी को हम नहीं भेज सकते। तो बोलते हैं आप बिजनेस ज्वाइन हो जाओ, तो दूसरे छोटे भाई बहन को सबको आपको पढ़ाना होगा। इसलिए 59 में मैं बिजनेस में ज्वाइन हो गया। बहुत अच्छा। नवीन जी, आपका मोम्बासा में आपका शुरुआती जीवन मोम्बासा में रहा है। संघ में कैसे ज्वाइन बनी, संघ में आना कैसे हुआ, वो थोड़ा बताइए। शाखा में कैसे ज्वाइन हुआ, कौन शाखा में लेके आए आपको, कैसे ऐसे सिचुएशन या संजोग बने जो आप शाखा में जुड़े, संघ काम में जुड़े? अलीदीना विश्राम हाई स्कूल में मैं
फॉर्म 1, 2, 3, 4 किया। अलीदीना विश्राम में गया था। संघ के काफी स्वयंसेवक उस स्कूल में पढ़ाई करते थे। तो स्कूल शुरू होने से पहले और रिसेस में वहाँ एक बंडल कर काफी स्वयंसेवक इकट्ठे होते थे, और वो ग्रुप काफी टीचर भी जानते थे कि ये शाखा का ग्रुप है। तो मेरी क्लास में एक स्टूडेंट था, उन्होंने बोला कि आप इस ग्रुप में आकर ज्वाइन हो जाओ। तो मैं ग्रुप में ज्वाइन हो गया। तो ग्रुप में जाने से अपने को अच्छा लगा। तो कंटिन्यूअस 1 वीक ग्रुप में मिलने के बाद उन्होंने बोला कि आप ग्रुप में तो आ गए, मगर अभी ऐसा करो, शाम को अपनी शाखा लगती है, शाखा ज्वाइन कर दो। तो बस फॉर्म 1 में था, 13 साल की आयु थी, तभी मैंने मोम्बासा में ध्रुव सायम शाखा ज्वाइन की। और स्कूल के अंदर जो ग्रुप था ना, उसमें लीडर ऑफ द ग्रुप था प्रवीण रूपारेलिया, जो यूके के पुराने मान्य संचालक भी रह चुके हैं। और मुख्य शिक्षक थे भगवान दास निमावत, वो भी स्कूल में थे। वो काफी करीबन 30 से 35 का ग्रुप था। वो हर रोज सुबह और रिसेस में स्कूल में इकट्ठे होते थे, वहाँ चर्चा होती थी। तो ग्रुप में जाकर अपने को अच्छा लगा, तो ग्रुप में मैं ज्वाइन हो गया। तो ग्रुप की वजह से शाखा भी ज्वाइन हो गई। तो 56 से करीबन बस शाखा शुरू हो गई, तो अब तक शाखा चलती है। कितने साल हुए करीब करीब नवीन जी शाखा में जाते हुए? 65 इयर्स कंप्लीट हो गया दिसंबर में। सो 65 माने 65 साल से आप संघ के स्वयंसेवक हैं, कार्यकर्ता है और शाखा से जुड़े, संघ काम से जुड़े हुए। बढ़िया। हमारे साथ बहुत ऐसे कम कार्यकर्ता है कि जिनकी संघ आयु इतनी लंबी है। नवीन जी, आपने बचपन से लेके आज तक, जब से मैंने ये 65 साल में आपने काफी सारे दायित्व निभाए हैं। थोड़ा उस बारे में बताइए। अलग अलग दायित्व, मुख्य माने घटनायक से लेके केनिया के माननीय संघचालक तक का आपने दायित्व निभाया है। पूरी यात्रा के अंदर आपके क्या अनुभव रहे? आपने क्या महसूस किया? आपने क्या सीखा? आपका व्हाट इज योर टेक अवे? 65 साल का संघ जीवन है, अलग अलग दायित्व आपने निभाए हैं, उस बारे में थोड़ा बताइए हमें। ध्रुव सायम शाखा का मैं स्वयंसेवक बना। फिर कुछ समय के बाद अपने को सहगठनायक बनाया, फिर घटनायक बना, सहशिक्षक बना, फिर एक शाखा का शिक्षक भी बना। और 1974 में मोम्बासा नगर का मैं कार्यवाह बना। 1959 में पहली दफा माननीय भिड़े जी का केन्या में आगमन हुआ। बाय शिप आए मोम्बासा। तो 59 में वो मोम्बासा आए, और करीबन 1 मास तो मोम्बासा रहने के बाद वो नायरोबी आए। 1 मास तो मोम्बासा थे। तो माननीय भिड़े जी के साथ भी काफी सहवास रहा। तो एवरी सैटरडे संघ शाखा से सारे स्वयंसेवक हम स्विमिंग के लिए जाते थे मोम्बासा ओल्ड पोर्ट। तो माननीय भिड़े जी ने बोला कि नहीं, मेरे को भी आप स्विमिंग के लिए ले जाओ। तो वो भी अपने साथ स्विमिंग शुरू कर दिया उन्होंने भी। वो भी अपने साथ स्विमिंग में आने लगे। तो 59 में केन्या में पहली दफा फर्स्ट आईटीसी 59 में लगी केन्या में पहली दफा। तो माननीय भिड़े जी आने के बाद आईटीसी नायरोबी में लगी थी। और आईटीसी के मुख्य शिक्षक थे माननीय मणिलाल जी। मणिलाल जी उसी साल भारत में ओटीसी कर केन्या में वापस आए थे। तो पहली आईटीसी नायरोबी में 1959 में लगी, उसमें 60 स्वयंसेवक थे। मोम्बासा से हम 10 स्वयंसेवक को लेकर आईटीसी में गए थे। दूसरी बात, मोम्बासा को जिम्मेवारी दी गई थी कि आपको टांगा में शाखा शुरू करनी है। तो मोम्बासा से टांगा मैं खुद ही 4 दफा टांगा गया। मेरे साथ एक दफा माननीय जगदीश चंद्र सूद आए थे, सोमाबाई आए थे, देवेंद्र चांद आए थे, सोमाबाई, नगीन भाई सभी आए थे। तो काफी टांगा की ट्रिप करने के बाद टांगा में शाखा शुरू कर दी। अभी तो क्या है, एनुअल कैंप, सेंट्रल एनुअल कैंप होती थी। तभी 62 में ऐसा तय किया गया कि अभी रीजनल कैंप होनी चाहिए। कोस्ट विभाग की अलग कैंप
नायरोबी की अलग कैंप और वेस्टर्न विभाग की अलग है। वेस्टर्न विभाग माना कि नकुरू, एल्डोरेट, किसुमु, किटाले, उनकी अलग कैंप। तो 62 में पहली कैंप हमने टांगा में रखी, कोस्ट विभाग। जी सेकंड कैंप हमने रखी थी अरुषा में। तभी भाई भाई, देवचंद भाई, अपने जयेंद्र जी सभी अरुषा में थे। जी और मोम्बासा से रिकॉर्ड संख्या को लेकर हम अरुषा कैंप में गए। दैट नंबर वाज 124। वो कभी भी वो नंबर मोम्बासा के स्वयं से को हम तो चैलेंज देना चाहते हैं कि वो नंबर उनको क्रॉस करना चाहिए। और बहुत अच्छा। 1964 में हुंडानी वही के पास एक छोटा सेट था, उधर कैंप लगी थी। बल्कि रीजनल कैंप 3 साल तक रीजनल कैंप लगी, बाद में तो सेंट्रल कैंप शुरू हो गई। जी नवीन जी, आपने, हाँ सॉरी, बताइए प्लीज बताइए। 1959 में तभी माननीय भेद जी आए थे ने, तभी मोम्बासा में 2 ही शाखा थी, ध्रुव प्रभात और ध्रुव सायम। वो सभी स्वयं सेवक को मिलने के बाद, सारी कल्पना देने के बाद, एक के बाद एक, तो 1960 में मोम्बासा के अंदर 8 शाखा हो गई थी। दैट वाज अ रिकॉर्ड शाखा, नंबर ऑफ शाखा इन मोम्बासा 1960 में। बहुत अच्छा। कई सालों तक 8 शाखा चली, कई सालों तक। तो पहले के कैंप में, मानी पहले के जो वर्ग होते थे आपके, मानी जो अभी आपने जस्ट बताया, उनमें और आज, आपने तो आज के भी वर्ग देखे हैं, क्या क्या अंतर लगता है आपको? मानी कुछ मेजर अंतर, ठीक है पहले रीजनल कैंप हम किया करते थे, अभी सेंट्रल कैंप है, ये एक अंतर है, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर, कार्यक्रम, ये सब, मानी क्या आपको क्या लगता है, कितना अंतर हो गया है उस जमाने के वर्ग में, कैंप में और आज में? अभी का टाइम टेबल इतना टाइट रहता था और डिसिप्लिन वाइज हम देखें ने, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट कैंप था। अभी थोड़ा रिलैक्स हो गया है, तभी इतना रिलैक्स नहीं था कैंप। पहली तो वो बात। दूसरी बात, अभी थोड़ी लग्जरी हो गई है कैंप में खाने पीने के लिए। पहले तो कैंप में क्या था, ब्रेकफास्ट में ओनली चना, ब्रेक चना होता है ना, वो बफा हुआ, वो चाय, दो के अलावा कुछ भी नहीं। और दोपहर को रोटी एंड शाक, ओनली 2 आइटम्स, तीसरी आइटम भी नहीं थी। मतलब के डिसिप्लिन थी, स्ट्रिक्ट थी, टाइमिंग की पाबंदी थी, और काफी मजा भी आती थी, सभी को एंजॉय भी करते थे। जी नवीन जी, आपका केनिया का जो माननीय संघ चालक जी का दायित्व है, उसकी जिम्मेवारी, उसका मानी बड़ा ही सीरियस दायित्व है, बड़ा दायित्व है, उस बारे में बताइए, क्या क्या चैलेंजेस रही आपका, ये केनिया के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में आपका क्या अनुभव रहा, क्या क्या चैलेंजेस रही? आपने पूरे संघ काम को बहुत सालों तक लीड किया, उस बारे में थोड़ा हमें बताइए, आपका अनुभव एज ए संघ चालक। नहीं, काफी कुछ बड़े अधिकारी भारत से यहाँ रेगुलर बेसिस पर केनिया में आते रहे। उनके साथ सहवास रहने के बाद तो उनसे भी काफी प्रेरणा मिली। मैं आपको एक बताऊं, 1968 में केनिया का जो कोरेस्पोंडेंस था ना, वो अपने माननीय उत्तम भाई करते थे। तो 68 में माननीय चमन लाल जी का दिल्ली से एक पत्र आया केनिया में कि बड़ा कैंप होने जा रहा है दिल्ली में, तो केनिया से कुछ स्वयंसेवक आकर उसमें हिस्सा ले। तो 1968 में मैं तभी हांगकांग में था, तो उत्तम भाई ने नायरोबी में सभी स्वयंसेवक को पूछा कि कोई स्वयंसेवक कैंप में जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ से कोई तैयार नहीं हुआ। तभी अनिल जी पोटा, उन्होंने उत्तम भाई को बताया कि नवीन जी हांगकांग में है, इस पते पर उनको पत्र लिखिए, उनको बोलो कि कैंप में हाजिर हो गए। उत्तम भाई ने मेरे को पत्र नहीं लिखा, मगर माननीय चमन लाल जी को पत्र लिखा। तो माननीय चमन लाल जी का मेरे को पत्र हांगकांग में मिला। उनका ऐसी इच्छा थी कि मैं दिल्ली का कैंप अटेंड करूं। तो फिर मैंने उसको उत्तर दे दिया, मैं डेफिनेटली, मेरा ट्रैवल प्लानिंग थोड़ा चेंज कर दिल्ली का कोई प्रोग्राम नहीं था, तो प्रोग्राम चेंज करने में दिल्ली गया। तो 1968 में 6 प्राइम का अधिकारी वर्ग का कैंप था, अधिकारी वर्ग, नोट सभी स्वयंसेवक नहीं, ओनली अधिकारी। पंजाब,
हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और दिल्ली, और 10,000 की संख्या थी। तो जैसे जी मैं दिल्ली पहुंचा तो चमनलाल जी ने बोला सबसे पहले तो आपको गणवेश में आना पड़ेगा, तो गणवेश खरीदो। झंडे वाला से गणवेश लिया, और जब भी जैसे कैंप में गए तो एक अच्छा सौभाग्य रहा कि पूज्य गुरु जी के साथ मेरा इंट्रोडक्शन कराया उन्होंने। बहुत अच्छा। के साथ पूज्य गुरु जी के साथ काफी बातचीत करने के बाद उन्होंने बोला उनकी ऐसी इच्छा है कि आप जिस देश में रहते हो ना, उस देश के अंदर स्थानिक प्रजा के अंदर भी संघ जाना चाहिए। वो काम अभी अनीता जी जो कर रहे हैं एराइज किन्या का, वो उनका विजन तभी था 1968 में पुण्य गुरु जी का। 3 दिन का कैंप था, और तीनों दिन 10,000 का कैंप था। तो मेरे को अपने पूज्य गुरु जी के साथ हर रोज तीनों दिन उनके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट लेना, उनके साथ बैठकर। तो तीनों दिन उनके साथ बैठना, उनके साथ बातचीत करना, मतलब कि पूरा सहवास उनके साथ 3 दिन रहा मेरा। और गुरु जी का जो निवास था, उनके जो रहने की व्यवस्था, उनके बाजू के कमरे में मेरे को उधर रखा था। तो मेरे साथ एक पंडित प्रेमनाथ डोगरा मेरी पूरे बगल में था, वो थे संचालक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब कि काफी कुछ अनुभव रहा उनसे मिलने के बाद। और हर रोज उनके साथ बैठकर चर्चा करना, अभी हर रोज उनके साथ बैठकर बातचीत करना, मतलब कि पूरा 3 दिन पूज्य गुरु जी के साथ अपने को रहने का मिला। वो बड़ा सौभाग्य था अपना। और तो दूसरा आपका जी अभी भारत में व्यवस्था की दृष्टि से, संघ की दृष्टि से, भारत वॉज डिवाइडेड इनटू फोर प्रोविंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और तीनों दिन सुबह जो इंचार्ज थे, मतलब के नॉर्थ इंडिया के इंचार्ज थे माननीय माधवराव मूले, तो उनका प्रवचन था। दूसरे दिन ईस्टर्न विभाग के इंचार्ज थे माननीय बाबूराव देवरा, उनका प्रवचन था। तीसरे दिन प्रवचन था साउथ विभाग के इंचार्ज थे माननीय यादवराव जोशी, उनका प्रवचन था। और हर तीनों दिन शाम को प्रवचन 1 घंटा का पूज्य गुरु जी का रहता था। तो बस इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े हस्ती के साथ सबको मिलने का हुआ, सबसे बातचीत करने का हुआ। तो अपने को जीवन में ऐसा लगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वो पल अपने को गया 68। सौभाग्य की बात है सबके लिए, और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम आपने गुरुजी के साथ साक्षात्कार हुआ, और हम आपके साथ अभी आज साक्षात्कार कर रहे हैं। कुछ गुरुजी की कुछ विशेष विशेष बात याद है तो बताना चाहेंगे कुछ? मानी 3-4 दिन आप उनके साथ रहे। नहीं, उन्होंने बार बार वही जिक्र अपने को किया कि आप जिस देश में रहते हो उस देश के अंदर उन स्थानिक प्रजा में काम होना चाहिए। मगर अब तक हम कर नहीं पाए वो काम, अभी एराइज किनिया अभी अपने अनीता जी ने शुरू कर दिया है। बस वही उनका मैसेज था तभी तो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नवीन जी, आप बिजनेसमैन रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं, आपने इतने सारे मानी आपकी प्रतिष्ठा, आपने अपनी कम्युनिटी के साथ भी बहुत काम किया है। सामान्यतः जब व्यक्ति सक्सेसफुल होता है, समृद्ध होता है, तो आपको कभी आप मेरा प्रश्न यह है कि आपने संघ काम क्यों चुना? मानी काफी सारे ऑप्शंस हैं, लोग क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, गोल्फ खेल सकते हैं, अपना एक मानी और एक सर्कल बना सकते हैं, और एज ए बिजनेसमैन जैसी लाइफ जैसे हम ज्यादातर समाज में देखते हैं, तो अन्य सारी आदतें वगैरह भी होती है। लेकिन हमने जब तक मैं देख रहा हूं आपको और सारे कार्यकर्ताओं ने देखा है कि आपका पूरा जो लाइफस्टाइल रहा है वो संघ के आजू बाजू रहा है। तो मानी ऐसा क्यों, और आपको मानी संघ क्यों, वाई संघ एंड वाई नॉट अदर अदर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, जबकि आप बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी रहे हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट भी रहे हैं। संघ के साथ जानकारी के लिए मोम्बासा विश्वास और कम्युनिटी में मैं कमिटी मेंबर था 9 साल। उसमें 2 साल आई वॉज जॉइंट सेक्रेटरी। जी मोम्बासा ओसवाल एजुकेशन रिलीफ बोर्ड के नीचे जो स्कूल चलती थी, ओसवाल सेकेंडरी स्कूल, उसमें मैं मैनेजर रहा 6 साल। जी
कीनिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 1 साल में कमिटी मेंबर के नाते चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैंने मोम्बासा में काम किया। जी ओसवाल एजुकेशन रिलीफ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी में मैं 3 साल रहा, 74, 75, 76। 74 में मैं मोम्बासा नगर का कार्यवाह था और इनके साथ इस सारी संस्था में मैं भी जुड़ा हुआ था। 77 में जब भी मैं मोम्बासा से नायरोबी आया तभी उत्तम भाई ने अपने को जिम्मेवारी दे दी विवेकानंद बाल मंदिर मैनेजर, और कीर्ति भाई शेरा ने दे दी जवाबदारी नायरोबी नगर कार्यवाह। तो एक साल 1977 में मैं मोम्बासा का भी कार्यवाह था और साथ में नायरोबी का कार्यवाह था। तो हर मास मोम्बासा में जाना, मोम्बासा की मीटिंग अटेंड करनी, मोम्बासा की स्कूल अटेंड करनी, मोम्बासा की कम्युनिटी सर्विस अटेंड करनी और नायरोबी में आकर नायरोबी का काम करना। और विवेकानंद बाल मंदिर के साथ में 35 साल 35 इयर्स में जुड़ा रहा हूँ। 35 इयर्स मैंने काम किया। अभी मैं कमेटी मेंबर नहीं हूँ, तो भी जो भी स्कूल की कमेटी वाले कभी कभी मेरे पास आकर मेरे से मार्गदर्शन, सलाह, सूचन, डिस्कशन करते हैं स्कूल के बारे में। तो अभी चलो मैं जितना होता है उनको सहायता करता हूँ, मगर जानकारी के 35 साल तक मैंने विवेकानंद बाल मंदिर की सेवा की। सो समाज का काम करना, संघ का काम करना, कम्युनिटी का काम करना, तो परिवार को कब समय देते थे? तो परिवार में क्या रहता था, थोड़ा वो भी बता दीजिए। परिवार तो समझ जाते थे, बोलता है कि नहीं शाखा उनकी प्रायोरिटी है, तो परिवार का पूरा सहयोग रहता था। मैं आपको एक बात बताऊं, 1971 में जब भी मैं मोम्बासा में था ना, तभी नायरोबी से फोन आया मान्य उत्तम भाई का, बोलता है इस साल अपने को कैंप मोम्बासा में रखनी है। तो तुरंत ही मैंने फोन पर जवाब दे दिया। मैंने बोला आप आइए, यहाँ स्कूल तैयार है, MM शाह प्राइमरी स्कूल। आप मान लो कि आप उनकी परमिशन मिल गई, क्योंकि वो दैट वाज अंडर जैन एजुकेशन बोर्ड और मैं था ओसवाल एजुकेशन बोर्ड में। क्योंकि प्राइमरी स्कूल में से जो बच्चे सेकेंडरी स्कूल में जाते थे ना, वो मेरे पास आना पड़ता था, क्योंकि आई वाज इंचार्ज ऑफ द सेकेंडरी स्कूल। तो उनकी सारी कमेटी के साथ अपना अच्छा रिलेशन था। मैंने बोला ऐसे मान लो परमिशन मिल गई, मगर आपको देखना है तो एक दफा 4-5 स्वयंसेवक नायरोबी से आ जाए और देख लो स्कूल। तो नायरोबी से 5 स्वयंसेवक आए, उनको मैं स्कूल में ले गया, उन्होंने स्कूल देखी और काफी इम्प्रेस हो गए। और जानकारी के लिए 71, 72, 75 में अभी मोम्बासा था, 3 साल कंटिन्यूअस वार्षिक शिविर मोम्बासा में MM शाह प्राइमरी स्कूल में लगा। आपकी जानकारी के लिए। जी जी, आपको सौभाग्य मिला है कि आप दीनदयाल जी के साथ भी आपको कुछ समय बिताने का मौका मिला है जब वो केन्या आए थे, तो दीनदयाल जी का कुछ बताएंगे। 1963 में दीनदयाल जी मोम्बासा आए थे, मोम्बासा 2 दिन रहे थे, तो 2 दिन उनके साथ रहने का मिला। नायरोबी आए थे, फिर मोम्बासा भी आए थे, तो 2 दिन उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। उनके साथ काफी बातचीत हुई और 2 ही दिन मतलब कि सभी समय ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर उनके साथ लेने का, उनके साथ घूमने का, उनका पब्लिक फंक्शन भी हमने ऑर्गेनाइज किया। तो दीनदयाल जी का बस एक प्रोग्राम हुआ। दीनदयाल जी के अलावा दीनदयाल जी आए थे 1963 में। अटल बिहारी वाजपेयी पहली दफा आए 1965 में मोम्बासा, और अटल जी कीनिया में 5 दफा आ चुके हैं, 5 दफा, 5 टाइम्स। अटल जी की लास्ट विजिट थी 1980। 1980 में नायरोबी, मैं तो तभी नायरोबी आ गया था। अपने घर पर 65 स्वयंसेवक, मतलब कि घटनाएं के ऊपर के सारे स्वयंसेवक को अपने घर पर बैठक रखी अटल जी के साथ में। पहले भोजन का कार्यक्रम था, 45 मिनट्स उन्होंने बोला, और 45 मिनट्स बोलने के बाद आधा घंटा में क्वेश्चन आंसरिंग रखा था। फिर अटल जी का दूसरे दिन कार्यक्रम रखा था मोम्बासा। तो नायरोबी में 7 जो कमेटी थी, उन्होंने बोला कि अटल जी और इकबाल जी दोनों बाई प्लेन जावे मोम्बासा। तो अटल जी ने बोल दिया ना, मेरे को प्लेन में नहीं जाना है, मेरे को कार में जाना है मोम्बासा। तो आप नहीं मानेंगे,
अपने माननीय इकबाल दत्ता, माननीय चुनीभाई जी, अटल जी और मैं 4 लोग साथ में मोम्बासा हमने बाई कार ट्रैवल किया। मोम्बासा शाम को प्रेमचंद भाई तभी के मोम्बासा के संचालक थे, उनके घर पर 50 प्रोमिनेंट लोगों को बुलाया था डिनर के लिए। तो सबका डिनर हो गया। दूसरे दिन हमने पब्लिक फंक्शन रखा था विश्वासर कम्युनिटी में, उनका पब्लिक भाषण हुआ। और थर्ड डे जब भी कार्यक्रम सारा हो गया तभी वापस अटल जी को बोला गया कि अभी तो कार्यक्रम हो गया, अभी आप प्लेन में जाइए। वो बोलता है नहीं, मेरे को प्लेन में नहीं जाना है, बोलते है आपके साथ ही ट्रैवल करना है बाई कार। तो हम चारों लोग बाई कार आए। तो 6 घंटा ट्रैवलिंग बाई कार, अटल जी के साथ 2 दफा ट्रैवलिंग हुआ। वो काफी कुछ बातचीत हुई उनके साथ। नवीन जी बताइए, पूजनीय गुरु जी, माननीय दीनदयाल जी, अटल जी, माननीय भिड़े जी, इन जितनी भी ये महान आत्माएं हैं, जितने भी महानुभाव, उनसे साथ रहने का आपको मौका मिला, क्या कौन सी चीज आपको कॉमन लगी? यानी सब संघ के स्वयंसेवक थे, कार्यकर्ता थे, लेकिन कुछ चीजें आपको कॉमन लगी होगी कि ये सब में है, ऐसा कुछ है? अपने अपने 5 अपने पूजनीय सरसंघचालक 6 हो गए, ठीक है, डॉक्टर जी को छोड़ दे हुए 5 के साथ पर्सनली काफी बैठना उठना बातचीत करना, वो मेरा सौभाग्य रहा कि 5 के साथ मेरे को मिला। बाला साहब देवराज जी के साथ भी रहने का मिला, उनके साथ बातचीत करने का मिला। राजू, पूज्य राजू भाई के साथ तो वो जब भी संचालक बने उनके पहले वो 3 दफा मोम्बासा आ चुके हैं, तो उनके साथ भी काफी सहवास रहा, उनके साथ भी काफी ट्रैवलिंग रहा। 1991 में मैं मेरा परिवार सहित जैन तीर्थ दर्शन के लिए गए थे भारत। 1991 में हम दिल्ली गए झंडे वाला। तो माननीय चमनलाल जी ने बोला कि बाजू के कमरे में पूज्य राजू भैया है, आप उनके जाकर मिलिए। तभी वो संचालक नहीं थे, तो मैं जाकर आधा घंटा बैठा। तो फिर उन्होंने पूछा सारा कि आप किन के साथ आए। मैंने बोला मैं परिवार के साथ आया हूँ। बोलते ऐसा करो, आप यहाँ से जाए, आप आपके तीनों बच्चों को मेरे पास भेजिए, मेरे को उनसे बातचीत करना है। तो पुण्य राजू भैया ने 1 घंटा तीनों बच्चों को साथ बातचीत किया, क्वेश्चन आंसरिंग किया, उनको पूछा भारत का अनुभव। और बच्चे भी इतने इम्प्रेस हो गए कि माननीय राजू भैया के साथ उनको 1 घंटा बिताने का मिला। तो बराबर। फिर तो 1997 में हमने 50 इयर्स हमने जब सेलिब्रेट किया, तभी तो संचालक बन गए थे, तभी उनका यहाँ आने का हुआ। तभी भी वो उनके साथ काफी कुछ बातचीत हुई। वो भी अपने घर पर आया, घर के साथ रोटी खाई और घर पर काफी देर तक रहे, मतलब कि उनके साथ भी काफी रहने का मिला। उनके बाद पूज्य सुदर्शन जी वो आए 2007 में। तो नैरोबी के अधिकारी का सोचा कि मोम्बासा के कार्य कर रखना है, और मेरे को जिम्मेवारी दिया कि पूज्य सुदर्शन जी को लेकर आप मोम्बासा जाइए। तो पूज्य सुदर्शन जी को लेकर मैं मोम्बासा गया। हम 3 दिन मोम्बासा रहे साथ में, और साथ में ही रहने का था, साथ में बातचीत होती थी, मतलब कि काफी सहवास, मतलब कि 5 पूज्य सरसंघचालक के साथ काफी इंटीमेट कनेक्शन और इंटीमेट बातचीत होने का मौका मिला है मेरे को। इन लोगों में कुछ कॉमन देखा आपने? तो कॉमन काफी बात है, बस संघ की बात होती है, संघ की बात होती थी, तो संघ के लिए बस काम करते थे। वो बस इसीलिए 1973 में मोम्बासा से मेरे को काफी कुछ मन में क्वेश्चन आते थे संघ कार्य के बारे में, और मेरे को क्लैरिफिकेशन यहाँ ठीक तरह से नहीं मिलता था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक दफा मैं दिल्ली जाकर सारी क्लैरिफिकेशन ले लूँ। तो मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली मैंने बोला चलो मैं 2 दिन बिताऊंगा माननीय चंबला जी के साथ, तो सारी जो माइंड के अंदर क्वेश्चनिंग है ना वो सारे क्लैरिफाई हो जाएगा। तो उस दिन 10 बजे माननीय केदारनाथ साहनी आए झंडे वाला में। चमला जी का अपने को परिचय कराया कि केदारनाथ साहनी है, इनसे मिलिए। तो साहनी जी ने बोला, मैंने बोला मैं तो क्योंकि 75 में आई वाज जस्ट ए कार्यवाह मोम्बासा शाखा। जी। तो
केदारनाथ साहनी ने बोला ऐसा करो, आप 11 बजे मेयर पार्ले में आना। जी। तो मैंने तो मन में सोच लिया कि इतने बड़े व्यक्ति है, अभी उनको वो बिजी होंगे, अभी मिलने का क्या जरूरत है। मैं नहीं गया। तो आप नहीं मानेंगे, 6 बजे जैसे मेयर पार्लर में छूटने के बाद वो झंडे वाला आया। पहला ही क्वेश्चन, आप क्यों नहीं आए? मैंने बोला आप इतने बिजी आदमी है, आपके साथ, वो मेरे को आपके साथ कोई काम नहीं था, इसलिए मैं नहीं आया। तो बोला बस गाड़ी में बैठो। तो मैंने चमनलाल जी बोला क्या आपका जो मन का समाधान हो गया है, अपनी जो बातचीत करनी है बातचीत पूरी हो गई, ऐसा करो आप उनके साथ चले जाइए। तो मैं गाड़ी में, ड्राइवर मेयर बैठा है, बाजू में मैं बैठा। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि आपने दिल्ली देखा है? मैंने बोला मैं दुनिया में इतने देशों में घुमा हूँ, कम से कम 25 देशों में घुमा हूँ, और मेरे को शौक नहीं है कोई शहर देखना का ऐसा। वो बोलता है नहीं तो भी चलो। तो ड्राइवर को बोला पार्लियामेंट बिल्डिंग बताओ, प्रेसिडेंट हाउस बताओ, प्रेसिडेंट से पहले, मतलब कि आधा घंटा उन्होंने घुमाया दिल्ली में उनकी कार में। तो केदारनाथ जी ने। आधा घंटा। फिर बोलते आपका क्या कार्यक्रम? मतलब मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है, आई एम एट योर डिस्पोजल, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा, क्योंकि मेरा जो काम था वो तो हो गया अभी। बोलते है कि मेरे घर पर चलो। तो घर पर ले गए। घर पर उन्होंने जाकर उनकी पत्नी को बोला ये आपकी अपनी घर पर मेहमान है, खाना बनाना, तो हम साथ में रोटी खाएंगे। हमने रोटी खाया, काफी कुछ बातचीत हुई। फिर उनकी पत्नी ने सानी जी को बोला आज मेरी इच्छा है पिक्चर देखने के लिए जाना। अच्छा। सानी जी उनकी पत्नी पिक्चर देखने के लिए जा रहे थे। तो मैंने बोला नहीं, मेरे को तो ड्रॉप कर। बोलता है नहीं आप भी चलिए साथ में। तो उनके साथ मैं भी पिक्चर देखने के लिए चले गया। पिक्चर बहुत। देखने के बाद अभी 12 बजे जब ये पिक्चर छूटा, तो मैं तभी होटल में ठहरा था। मैंने बोला मेरे होटल में ड्रॉप कर दो। सानी जी ने बोला नहीं, मेरे को आपके साथ कॉफी पीना है। तो अच्छा। मैंने बोला चलो। तो हम वो रेस्टोरेंट में चले गए। बोलते हैं रेस्टोरेंट में नहीं पीना है, आपका रूम में जाकर पीना है। तो रूम में आए, मैंने कॉफी मंगाई 3 कप, और आधा घंटा उन्होंने मेरे साथ बातचीत की। तब से सानी जी के साथ भी इतना क्लोज कनेक्शन हो गया अपना। जी तो जी। जब भी भारत जाते या तो विश्व संत शिविर होता था, तभी सानी जी मिलते थे, तो काफी बातचीत होती है। और जानकारी के लिए केदारनाथ सानी जी भी केन्या में 3 दफा आ चुके हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया नवीन जी। 2009 यूके सेवा को फंड ड्राइव की 50 एक स्वयंसेवक फंड ड्राइव करने के लिए 50 एक स्वयंसेवक और सेविकाएं नायरोबी आई थी, और उस समय माउंट केनिया क्लाइंबिंग का कुछ कार्यक्रम हुआ था। तो उस टूर के बारे में कुछ बताएं, आपका इन्वॉल्वमेंट काफी रहा था उसमें 2009 के अंदर। सबसे पहले अपने को लिस्ट आ गया था से कितने स्वयं से यूके से आ रहे हैं। जी। तो हमने यहाँ अधिकारी वर्ग की बैठक बुलाई। अधिकारी वर्ग की बैठक बुलाने के बाद हमने सोचा कि ये जो जितने भी लोग आ रहे हैं उसमें कई सेविका भी थी, कई स्वयंसेवक भी थे। उनका सारा लिस्ट आ गया था। तो सभी स्वयंसेवक के पूछने के बाद उनको पूछा गया कि अपने को ये सारे गेस्ट जो आ रहे हैं उनका होम होस्टिंग करना है, किधर भी रखना नहीं है, होटल में नहीं ठहराना है। तो कौन स्वयंसेवक कितने स्वयंसेवक को अपनी घर पर ठहराएंगे, इस प्रकार से हमने लिस्टिंग किया कि इसके घर पर 2 जाएंगे, इसके ऊपर 1 जाएंगे, इसके ऊपर 3 जाएंगे। ऐसा होम होस्टिंग का लिस्टिंग किया। जैसे वो आए एयरपोर्ट से सीधा दीनदयाल भवन में लाए, उनको ब्रेकफास्ट दिया, और फिर एलोकेशन कर दिया सारे का, और होम होस्टिंग हो गया। होम होस्टिंग के बाद वो लोग माउंट केनिया क्लाइंबिंग करने के लिए गए। माउंट केनिया क्लाइंबिंग करने के बाद वापस दीनदयाल भवन में आए, और हमने एक डोनेशन ड्राइव किया था एसएसडी हॉल में। उसमें टुगेदर विथ रोटरी क्लब ऑफ नायरोबी, तो व्हील चेयर डोनेशन, एम्प्यूटीज लेग डोनेशन, और खाने का काफी डोनेशन किया, और खाने की व्यवस्था की। जितने भी गेस्ट आए थे उनके लिए लंच भी रखा था। तो कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुल रहा। उनके बाद सारे जो गेस्ट आए थे उनको पूछा गया था
कि आपको सफारी करना है, केन्या सफारी टूर, तो इनका इतना कॉस्ट का इतना दिन का होगा। तो काफी स्वयंसेवक ने बोला कि नहीं, अपने को टूर में जाना है। उनके लिए टूर का भी आयोजन किया था और काफी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। बहुत अच्छा। तो नवीन जी, पूजनीय गुरुजी से लेके काफी सारे प्रचारकों के साथ, माने पुराने जमाने के काफी प्रचारकों के साथ तो सारे आपने अपने अनुभव बताए। ये नई जनरेशन के जो प्रचारक जो जिनका प्रवास आजकल होता है, जैसे माननीय पांडे जी हैं, सौमित्र जी हैं, राम जी हैं, चंद्रकांत जी है, तो इन लोगों के साथ भी आपका बहुत सारा मानी रहना हुआ है, मिलना हुआ है। जब जब वो लोग आते हैं और आए हैं तो आपके साथ में, तो उनके बारे में कुछ बताइए। जो न्यू जनरेशन हमारे अभी के जो प्रचारक हैं, राम जी हैं, चंद्रकांत जी हैं, पांडे जी, सौमित्र जी वगैरह, उसके बारे में जो आप मिलना हुआ अनुभव बताइए कुछ। इनके अलावा मैं पहला एक दफा आपको भारत के कई उच्च स्तर के अधिकारी केन्या जो जी आए, जी उनका मैं जी नाम बता दूं आपको जानकारी के लिए। जी जी यहाँ नानाजी देशमुख आए थे, जो दीनदयाल शोध संस्था में काम करते थे। और जी दीनदयाल में जो स्टैच्यू लगा है दीनदयाल जी का, उनका जी इनॉग्रेशन उनके हाथ से किया गया था। नाना जी ने किया है, बराबर। हाँ। फिर भाऊराव जी देवराज जी आए यहाँ पर, जी मोरोपंत पिंगले आए, यादवराव जोशी जी आए, जी चमनलाल जी भी आए, सूर्य नारायण राव जी भी आए, मान्य शेषाद्री जी, वो तभी सर कार्यवाह थे तभी आए थे। बराबर। भैयाजी जोशी 4 दफा आए, 3 दफा जी मेरे घर पर रहे थे। 4th टाइम ही स्टेड विद प्रकाश परमार, मतलब 4 दफा बहुत हो गए। मोहन जी भागवत, जब भी वो सर संचालक नहीं थे तभी 3 दफा आए। सुभाष भागवत ही वॉज वर्किंग विथ एयर इंडिया, और उनका क्या था, एयर इंडिया में उनको छुट्टी मिलती थी 2 वीक की, तो पहले से अपने को बता देते थे। और तो 3 दफा आईटीसी कैंप में एज ए इंस्ट्रक्टर सुभाष जी भागवत केन्या में आए थे एज एन इंस्ट्रक्टर। तभी वो एयर इंडिया में कहा, बताया कि नहीं, मेरे को आपका कोई खर्च नहीं चाहिए, मेरी रहने की व्यवस्था करना, मैं आऊंगा। तो 3 दफा 2-2 वीक रहे, और आईटीसी कैंप में पूरी ट्रेनिंग उन्होंने दी। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी भी आ गए, अच्छा। मदन दास देवी भी आ देवी। गए। मदन दास देवी की मैं बात आपको करना चाहता हूँ। 2000 में भाईंदर में कैंप लगा था, मुंबई। तभी तभी मैं नायरोबी नगर का संचालक था। मदन दास देवी मेरे पास आया, उसने बोला कि मेरे को आपसे बातचीत करनी। मैंने बोला ठीक है, बोलिए क्या काम है। तो उन्होंने बोला कि मेरे को केन्या आना है। मैंने बोला ठीक है, तो हम तो व्यवस्था करेंगे, आपको आना है तभी बोलो। बोलता है मैं ऐसे नहीं आ सकता, मेरी परमिशन चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपकी परमिशन ले लेता हूँ। तभी पूज्य सर संचालक जी राजू भैया थे, तो मैं उनके पास चला गया। तो मैंने बोला कि मैं मदन दास देवी के साथ बैठा था, तो उनकी ऐसी इच्छा है, उनको केन्या में आना है। तो बोलता है ठीक है, हम अगली प्रतिनिधि सभा में आपका सुझाव रखेंगे और उनको भेजेंगे। मैंने बोला ठीक है। तो उस कैंप में नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, तो 2 दिन वो भी थे उधर, उनसे भी मिलने का हुआ था। तभी वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे गुजरात के, तो 2 दिन उनसे भी मिलने का हो गया। और 2 दिन अपने को दूसरे एक दो को मिलने का हुआ, मगर अभी याद भी नहीं आता है। नहीं, ठीक है, ठीक है। तो इस बार एक जी 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 1986 में 1986 मेरी स्पाइन सर्जरी हुई बॉम्बे में, अच्छा। हॉस्पिटल। तो तभी बॉम्बे के प्रचारक थे माननीय कोलटकर जी। तो कोलटकर जी हर रोज आता था मेरे को मिलने के लिए इन हॉस्पिटल। तो उनकी वजह से उन्होंने दूसरे एक प्रचारक माधव परेलकर, उनको भेजा। तो माधव परेलकर वॉज ए डॉक्टर, उनकी जिम्मेवारी क्या था, जितने भी प्रचारक है उनकी स्वास्थ्य ठीक रहे, उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो माधव परेलकर उनकी ख्याल रखता था।
और अपने जी। स्वयं में कोई भी बीमार होता था तो माधव परेलकर उनकी ख्याल रखता था। तो माधव परेलकर ने आकर पता किया कि किस डॉक्टर ने मेरा सर्जरी किया है। तो उस डॉक्टर को जाकर मिले, उनसे बातचीत किया, क्या प्रॉब्लम किया, क्या सर्जरी हुई, क्या हुआ। तो आकर मेरे को ब्रीफ किया उन्होंने। तो बोलता है कि नहीं, आपकी सर्जरी इसकी वजह से हुई है, इसका आपको यह प्रॉब्लम था, मगर अभी ठीक है। तो एवरी 3-4 डेज, 3-4 दिन के बाद आकर मेरे को ब्रीफ करता था माधव परेलकर। जी। जी। एक दिन वहां पर नहीं, बस काफी काफी थे। बस ये तो हो गया बाहर के जो आए। यहाँ पर जब ये प्रचारक आते थे ना, तभी हम प्रचारक का क्या है कि रिलीजियस परमिट निकालते थे एज ए रिलीजियस प्रीचर। रिलीजियस प्रीचर की वजह से इजीली परमिट मिल जाती थी। तो काफी जी। साल तक हमने माननीय भिड़े जी की परमिट ली। भिड़े जी जाने के बाद एक एक के बाद जो यहाँ पर प्रचारक आए, तो पिछली जो परमिट ली, 2 परमिट था, अब रामचंद्र पांडे, और 2 परमिट थी और मैंने ली थी। तो जी। नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ कीनिया यूज गिव 2 years परमिट, मगर जी। पता नहीं रामचंद्र पांडे में क्या हुआ कि हमने परमिट तो अप्लाई कर दी, तो सडनली अपने को 3 साल की परमिट मिल गई। अच्छा। 3 साल वो रही अपने साथ। जी। उनका क्या था, वो मॉरिशस में थे, और मॉरिशस गवर्नमेंट ने उनका रिन्यूअल ऑफ परमिट ना बोल दी। बोलते अभी रिन्यूअल नहीं होगा। तभी रामजी वैद्य ने अपने को बोला कि हम इनको यहाँ पर भेजते किनिया में आप रखो, मगर उनका किनिया बेस होगा, सारा अफ्रीका घूमेंगे, तो इनके लिए जी। परमिट। तो मैंने बोला ठीक है, हम परमिट निकाल लेंगे। तो 2 साल की जगह 3 साल की परमिट मिल गई। 3 जी। साल के बाद हमने रिन्यूअल अप्लाई किया। जब रिन्यूअल अप्लाई किया ना, तभी अपने माननीय भैया जी जोशी का भारत से फोन आ गया। बोलता है कि उनकी परमिट पूरी हो गई, आप प्लीज रिन्यू नहीं करो। मैंने बोला हमने एप्लीकेशन तो दे दी रिन्यूअल के लिए, वो तो कभी भी जी। आ सकती है। जी। नहीं, उनको जल्दी भारत भेजिए, अपने को भारत में काम है। तो जी। बस उनको रामचंद्र को भारत भेजा गया। और जानकारी के लिए, भारत उनके कौन सा दायित्व है जानकारी के लिए, जी। जी। उनका क्या था कि जो अपने धर्म से निकलकर दूसरे धर्म में चले गए, उनको वापस धर्म जागरण का काम। जी। अपने धर्म में वापस कैसे ले आवे। तो जी। आप नहीं मानेंगे, उन्होंने यूपी में काफी जो मुस्लिम बन गए थे, काफी को हिंदू बनाया, मगर जी। उनकी इतनी बड़ी उछल गया कि मीडिया में बात आ गई, रामचंद्र को वहां से निकाल कर फिर बंगाल भेजा गया। ये जानकारी है। जी। जी। तो अभी संघ का 75 साल पूरे हो रहे हैं आने वाले उसके अंदर, तो 2022 के अंदर। तो आप इतने 65 साल का आपका संघ आयु है, तो क्या लगता है हमें हमारे 75 साल कैसे मानने चाहिए? हमारा यानी कार्यक्रम क्या उनके करना चाहिए? किस हिसाब से उसको सेलिब्रेट करना चाहिए? आपके अनुभव से क्या लगता है आप? उनके पहले मैं एक बात बता दूं। जी। 1947 में शाखा शुरू हुई, इनके ऑफिशियल रिकॉर्ड में है 1947 में किनिया में शाखा शुरू हुई, मगर मोम्बासा में जसवंत राव शर्मा थे, डॉक्टर थे, वो बोलता है नहीं, मैंने शाखा मोम्बासा में 1946 से शुरू की है। वो तो जी। वो क्या करते थे 46 से शुरू हो गई है, मगर यहाँ अपने रिकॉर्ड से 47 से शुरू है। तो जी। 47 से अप टू 73 भारत की पद्धति और भारत में जो प्रार्थना है वही प्रार्थना यहाँ चलती थी। जी। 1973 में माननीय जगदीश चंद्र सूद यहाँ से भारत गए और अपने पूज्य गुरुजी के साथ बैठे। उनको जी। बोला कि अभी भारत दुनिया स्वतंत्र हो गया है और एक भारत माता की जय किनिया के लिए ठीक नहीं है। तो गुरुजी ने 2-4 पैसे को लगा दिया। तो अभी की प्रार्थना तभी 73 में बनी। और आप नहीं मानेंगे 73 में अभी जो प्रार्थना चलती है ना, 73 में पहली दफा वो प्रार्थना मोम्बासा आई। और मोम्बासा में
3 मास वो प्रार्थना चली, नई प्रार्थना, और मोम्बासा के बाद नायरोबी, फिर आगे आगे गई और सारी दुनिया में गई, मगर शुरू हुआ मोम्बासा में, मोम्बासा से नई प्रार्थना, जानकारी के लिए। जी जी, बहुत अच्छा, नहीं बढ़िया। हाँ, तो आप तो काफी मानी जानकारी का भंडार हमें मिल रहा है। तो मैं ऐसा पूछ रहा था आपको कि ये अगले साल हमारा 75 साल पूरा हो रहा है, तो आपके अनुभव के हिसाब से संघ हमारा 75 साल का हो जाएगा केन्या के अंदर। आपको क्या लगता है हमें कैसे मनाना चाहिए, कैसे क्या क्या कार्यक्रम होने चाहिए, क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो क्या है कि लाइजन मीटिंग सभी संस्था के साथ करना चाहिए, क्योंकि जी 1989 में जब भी हमने 100 साल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जी पुण्य डॉक्टर जी के बारे में, तभी हमने जी क्या है कि एक एक शाखा के एक गढ़ में, उस गढ़ के गणनायक को बोलते थे कि आपके एरिया के अंदर कोई एक घर ढूंढिए, जो घर कोई कोई मतलब के सिंपेथाइजर जो शाखा में नहीं आता है, उनकी घर पर जाकर एक बैठक रखिए और उनको बोलो कि उनके रिश्तेदार और 2-4 स्वयंसेवक उधर जावे, कम से कम 25 लोगों की बैठक होवे, और उस बैठक में जाकर पुण्य डॉक्टर जी के बारे में बताए। तो आप नहीं मानेंगे कि नायरोबी के अंदर कम से कम 65 घरों में ऐसा कार्यक्रम हुआ। तो बहुत सबसे अच्छा। क्योंकि पब्लिक को जानकारी नहीं है पुण्य डॉक्टर जी कौन है। जी ऐसे ही हमने 2006 में 100 इयर्स ऑफ पुण्य गुरु जी सेलिब्रेट किया। जी जानकारी के लिए सभी संस्था में जाकर लाइजन मीटिंग करनी चाहिए। आप नहीं मानेंगे कि लाइजन मीटिंग करने के बाद, हम लाइजन मीटिंग करने के लिए गए थे गुजरात सुथार में, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप सभी को बताओ संघ क्या कर रहा है, संघ की क्या भूमिका है। तो आई वॉज गिवन 5 मिनट्स, तो मैं 5 मिनट संघ के बारे में बोला, ऐसे आर्य समाज में जाकर बोला, ऐसे आई वॉज चीफ गेस्ट इन राजस्थान एसोसिएशन, जो तो मैं 10 मिनट जाकर बोला, ऐसे शिशु कुंज में गया, शिशु कुंज में जाकर बोला। मतलब कि भिन्न भिन्न संस्था में जाने के बाद उनको कल्पना देनी चाहिए, बाप स्वामीनारायण मंदिर के साथ तो इतना अच्छा रिलेशन है अपना। जब भी उनके प्रमुख यहाँ पर आते थे तो सबसे पहले वो बोलता है कि नहीं, संघ के स्वयंसेवक जाकर प्रमुख स्वामी जी को हार पहनाए। और अभी जो नए संत थे, जो भी उनके संत आते थे, सभी कार्यक्रम में वो इतने अपने को संघ को ऑनर देते थे। इसीलिए लाइजन मीटिंग इज द मस्ट। सभी संस्था के साथ लाइजन मीटिंग ऐसा कर सभी को मैसेज जाना चाहिए कि संघ यहाँ पर क्या कर रहा है, तो संघ की एक्टिविटीज क्या है, सबकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, केन्या से जितने स्वयंसेवक माइग्रेट हुए उन सबको जानी चाहिए, उनको ऐसा रिक्वेस्ट करना चाहिए कि संघ का 75 ईयर्स हम सेलिब्रेट करने वाले, तो आप आइए, और जो भी यहाँ पर आए सबका होम होस्टिंग होना चाहिए जानकारी के लिए। होम होस्टिंग मस्ट। जी जी तीसरी और बात, भारत से अभी से थोड़ा पत्रवार करना चाहिए, तो भारत से भी कोई स्तर के अधिकारी आना चाहिए। जी इच्छा है बस इस प्रकार से बड़ा। और अपना 1987 में 40 ग्रेट चेयर्स बनाए थे, तभी पता कि 440 नंबर थी, दैट इज ओनली। अभी तो अपनी साथ सेविका भी है, तो सेविका और स्वयंसेवक को मिलाकर और 440 नंबर अपने को क्रॉस करना चाहिए, वो अपना ध्येय होना चाहिए। जरूर जरूर। आपके व्यक्तिगत जीवन में, मानी आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके व्यावसायिक जीवन में, परिवार में, ये सब 65 साल के संघ का क्या प्रभाव रहा? मानी आपको क्या लगता है कि संघ ना होता तो जीवन क्या होता, और संघ आपके जीवन में 65 साल से है, उसकी वजह से आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या प्रभाव रहा संघ का? नहीं, संघ की वजह से मैं बोलूँ कि अपनी लाइफ में काफी बदलाव आया, और संघ की वजह से अपना प्रोग्रेस हुआ है बिजनेस में सभी जगह पर। जैसे मैंने पहले बताया ना, our was a very very small medium sized family, मतलब कि we are not rich family,
इसलिए पिताजी ने तो बोल दिया वी कैन नॉट सेंड यू फॉर फर्दर स्टडीज, क्योंकि अपने पास पैसा नहीं, तो फैमिली बड़ी है, वो ख्याल करना पड़ेगा। संघ में आने के बाद, संघ का संस्कार मिलने के बाद जीवन में इतना परिवर्तन आया कि एक तो नीति से काम करना, मतलब कि प्रिंसिपल होना चाहिए, और आगे जाकर ऐसा हो गया कि 5 साल 6 साल पहले की बात करें कि 900 पीपल वेर वर्किंग अंडर मी। इतनी 6-7 इंडस्ट्री मैंने शुरू कर दी। जी जी जी। 5 साल पहले फिर मैंने सोचा नहीं, अपनी अभी एज हो रही है तो एक के बाद एक मतलब स्लो डाउन करने के बाद अभी 1 की 2 इंडस्ट्री हमने रखी है। 2 इंडस्ट्री के अंदर 150 लोग काम करते हैं, 150 अफ्रीकन, प्लस वी हैव 6 इंडियन स्टाफ, टोटल 156 का स्टाफ है। तो अभी सारी इंडस्ट्री मेरे सन मैनेज कर रहा है, तो उनको भी इस तरह बोला है कि यू मस्ट हैव प्रिंसिपल, यू मस्ट हैव आइडियल्स। और उनको भी ख्याल है संघ का कोई भी काम होवे, संघ का कोई भी चीज चाहिए, कोई भी फोन आवे, चलो पीजे का फोन आवे या तो किसी का भी फोन आवे कि आपकी कार चाहिए, आपकी ये चाहिए, इमीडिएटली एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो संघ की मतलब कि सबकी माइंड के अंदर संघ फर्स्ट, देन कम्स एवरीथिंग एल्स। बहुत अच्छा। नवीन जी, आज हमारे जो ये कोरम है, ये चाय पे चर्चा का, जो आज जितने भी स्वयं सेवक सेविकाएं अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, हर एज ग्रुप के हैं। तो अंत में आप ये बताइए कि संघ के बारे में, संघ काम का जीवन में क्या महत्व है, संघ का काम क्या है, और सबको संघ के काम को प्रायोरिटी दे। जैसे आपने अपने जीवन के अंदर संघ काम को प्रायोरिटी दी है, प्राथमिकता दी है, तो क्यों देनी चाहिए, और संघ का काम, ओवरऑल संघ का काम है क्या, और एक हिंदू के हिसाब से, मानी एक हिंदू होने के हिसाब से हमारा क्या दायित्व बनता है संघ काम के प्रति। सारे कार्यकर्ता और कार्यकर्ती हैं यहाँ पे, तो आप उस संघ काम के रिलेटेड या उस विषय में कुछ आपका मैसेज दीजिए। नहीं, मेन तो क्या है कि संघ से प्रेरणा लेकर मैंने बोला कि सभी भिन्न भिन्न संस्था में जाकर संघ का मैसेज पहुंचाना है। संघ क्या करता है, संघ का प्रिंसिपल क्या है, संघ क्या करना चाहते हैं, वो सभी को जानकारी होनी चाहिए, सबको ऐसा ख्याल आना चाहिए। जैसे भारत में कभी भी जिधर भी हम जावे ने, सभी की माइंड में एक ही बात आती है कि केन्या में दीनदयाल भवन बनाया है। तो दीनदयाल भवन भारत में हम नहीं बना पाए, केन्या स्वयंसेवक ने बनाया है, तो अपने को जाकर दीनदयाल भवन देखना चाहिए। तो दीनदयाल भवन ऐसा यूनिक प्लेस बनाना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ इतना अच्छा एग्जीबिशन बनाना चाहिए दीनदयाल जी के बारे में। और दीनदयाल जी के कोई भी आवे, किसी को रिसर्च भी करना है, उनकी लिटरेचर सब कुछ रहना चाहिए दीनदयाल भवन में। आप नहीं मानेंगे 2008 में नरेंद्र मोदी जी युगांडा विजिट पर आए थे, वहां से केन्या आए, यहाँ से मसाई मारा गए थे। तो मसाई मारा से उनका पीए का फोन आया सुबह सुबह 7 बजे, बोलता है कि नरेंद्र मोदी जी को आकर दीनदयाल भवन देखना है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय उसको उनसे प्रेरणा ली थी उनको। तो मैंने बोला, और दूसरी बात, फोन करने के बाद उन्होंने बोला कि आप कुछ पैसे को इकट्ठे कर सकते हैं, तो 1 घंटा का कार्यक्रम भी आप रख सकते हो। तो 6 से 7 का कार्यक्रम होगा। 7 बजे फोन में बातचीत हुई और हमने कंफर्म कर दिया कि ठीक है, आप आइए दीनदयाल, आपका कार्यक्रम हम करेंगे। तो 6 बजे की जगह पर नरेंद्र मोदी जी 5:30 बजे दीनदयाल में आ गए। तो उनका सीधा ले गया कॉन्फ्रेंस रूम में, अपना बैठक कक्ष में, उधर उनसे बुक साइन करवाया, सारी बातचीत की उनसे। फिर उन्होंने बोला कितनी अपेक्षित संख्या, मैंने बोला 250। बोलते 250 संख्या, हमने तो सुबह आपसे मैसेज दिया था, तो 250 संख्या कैसी हो गई। मैंने बोले अपनी कार्य पद्धति है ने, चलो मेरे को मैसेज आया, मैंने अपने मुख्य शिक्षक को बोला, मुख्य शिक्षक सभी शाखा के शिक्षक को बताया, उन्हें अपने घटनाएं को बताया, ऐसे पेनिट्रेट होकर सभी को सूचना गई, तो आज 250 की संख्या होगी। और जब भी कार्यक्रम शुरू हुआ, हमने ध्वज लगाया, प्रार्थना की,
तो नरेंद्र मोदी जी ने पूछा आप शाखा, मैंने बोला हाँ आप संघ के स्वयं से के, हम तो ऐसे संघ के स्वयं से आपको मानते इसलिए तो हमने शाखा लगाई है। तो जब ये प्रवचन शुरू हुआ, डायस पर तो इंडियन हाई कमीशन से डेप्यूटी आए थे, वो बैठे थे, नरेंद्र जी थे, मैं था, वो नरेंद्र जी थे, तो ये क्या हुआ, जब ये वो खड़े हुए बोलने के लिए, तभी उन्होंने पब्लिक को पूछा कौन सी भाषा में मैं बोलूं, तो पब्लिक ने बोला गुजराती। नरेंद्र मोदी जी मेरे पास आया, बोलता है कि सभी पब्लिक बोलते गुजराती, मैंने बोला नहीं गुजराती में नहीं बोलना, क्योंकि 50% ऑफ द क्राउड इज फ्रॉम पंजाब है, हरियाणा है, कलकत्ता है, तमिल में से, आंध्र प्रदेश है, सभी प्रांत से हिंदी में प्रवचन है। तो बस उनका 45 मिनट्स का प्रवचन था, 15 मिनट का क्वेश्चन आंसरिंग था। तो ऐसे प्रकाश जावड़ेकर यहाँ पर आए, वो आए थे कॉन्फ्रेंस के लिए, मगर उनको उनका फोन आ गया कि मेरे को दीनदयाल भवन देखना है, दीनदयाल भवन विजिट करना है। इसलिए जिस प्रकार से दीनदयाल भवन का महत्व है, मैं बोलूँ थोड़ा बड़ा हम उधर एग्जीबिशन सेट करें, रेफरेंस बुक करें, सब कुछ करें, तो पब्लिक की अट्रैक्शन पॉइंट होना चाहिए और जनरल पब्लिक को भी पता लगे हु वाज दीनदयाल उपाध्याय। मैं बोलूं अपने 90% ऑफ द सदस्य को भी नहीं पता होगा कि दीनदयाल उपाध्याय कौन थे, इसलिए उनकी जानकारी के लिए भी अच्छा एग्जीबिशन सेंटर जैसा बनना चाहिए, बुक लाइब्रेरी होना चाहिए, और पब्लिक जनरल पब्लिक इन कीनिया अपने हिंदू जनता को तो डेफिनेटली मन में होना चाहिए कि नहीं मेरे को दीनदयाल जी के लिए उसके बारे में कुछ जानना है, तो लेट मी गो टू दीनदयाल भवन, तो वो अच्छा होना चाहिए। और सभी स्वयं को जानना चाहिए। इनके अलावा पहले तो शाखा में हम जब भी जाते थे तो एवरी वीक एक महापुरुष की स्टोरी होती थी शाखा के अंदर, और एवरी संडे एक स्वयं को बोलकर महापुरुष के बारे में 5-7 मिनट का प्रवचन होता था। वो अभी नहीं हुआ है, वो तो डेफिनेटली हर एक शाखा में एक एक महापुरुष की जीवनी पर चर्चा होनी चाहिए, उनका बौद्धिक होना चाहिए, और संडे को एक एक स्वयं से खड़े कर कोई भी महापुरुष के बारे में उनको बोलना चाहिए, ऐसा शुरू करना चाहिए वापस। बहुत अच्छा। संघ का कार्यक्रम है तो थोड़ा हम समय में भी रहेंगे। तो हमने आज आपके साक्षात्कार में बहुत सारी चीजें ऐसी जानी जो काफी कार्यकर्ता कार्यकर्ती को नहीं पता होगा, और आपका पूरा जो अभी आपने बताया इतना प्रेरणादायी रहा है कि सारे कार्यकर्ता और कार्यकर्ती जितने भी यहाँ पे स्वयंसेवक सेविकाएं हैं उनके लिए जरूर ये प्रेरणा का प्रसंग रहेगा। समय हो रहा है, मैं सबको निमंत्रित करूंगा, कुछ भी अपने मन में कुछ भी प्रश्न है या नवीन जी ने जो बताया उसके बारे में या और ओवरऑल कुछ भी करना है तो आप जरूर जरूर नवीन जी से बताएं। ये एक मौका है कि आज हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इतनी सारी नई नई बातें, इतनी सारी यूनिक चीजें जो हमें कभी भी पता नहीं होती यदि ये इस प्रकार का कार्यक्रम ना होता तो मैं सारे स्वयंसेवक सेविका कार्यकर्ताओं को निमंत्रित करता हूं नवीन जी से अपने मन में जो कुछ भी बात है नवीन जी को पूछनी है तो पूछ सकते हैं। जिसको भी पूछना है तो वो अपना हैंड रेस करे और फिर हम अनम्यूट करेंगे उनको। जी वसंत जी। नमस्ते सभी को, नमस्ते। 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 तो माननीय नवीन भाई जी ने जो कुछ भी बताया, मैं तो इतना ही कमेंट करना चाहता हूँ हमारे लिए कि उनका जो डेडिकेशन है, जो टीम, हम कभी उनको सेक्टर बोलते थे, नवरत्न बोलते थे,
तो उनमें से एक ये है, तो डेडिकेशन उनसे सीखना चाहिए। तो उतना डेडिकेशन सब सही बोल रहे हैं, कहीं हिंदू काउंसिल में या और कहीं संस्था में भी काम कर सकते थे वो लोग। तो हमारे जो ये बड़े कार्यकर्ता हैं उन्होंने दूसरा, मैं तो मोह ही बोलूंगा कि प्रसिद्धि का, डॉक्टर जी जैसा वो सब मोह इनमें नहीं था, और रेगुलर सिर्फ संघ यानी संघ की चिंता करते थे, और उसमें भी इतनी नम्रता, तो मतलब बहुत नम्रता से, किसी को छोटे स्वयंसेवक को भी ऐसा नहीं लगता है कि बहुत बड़े हैं। जैसे डॉक्टर जी के बारे में बोलते थे कि वो किसी से बात करते थे तो इनको लगता था कि सिर्फ एक कदम आगे मैंने उतना चल लिया तो मैं डॉक्टर जी बन जाऊंगा, जब उतना कुछ कर लिया तो और एक कदम। तो कभी कभी क्या होता है कि अंतर बहुत रहता है बड़े अधिकारी में छोटे स्वयंसेवक में। तो यहाँ नवीन जी के साथ, यानी मैं जितना भी समय यहाँ दिखा किया, इवन टुडे हम कोई भी छोटा स्वयंसेवक भी उनको कुछ भी पूछ सकता है, और बहुत व्हाट आई शुड से, स्वयंसेवक अधिकारी एवरीथिंग ऑन द ग्राउंड लेवल पर वो मुझे बहुत ज्यादा ये करता है, डेडिकेशन, नम्रता और प्रसिद्धि परांगमुखता। अभी क्या होता है, थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं कोई स्वयंसेवक, बस फिर उसका आजकल तो ये है व्हाट्सएप का फोटो जो आ जाता है, ये है वो है, तो उससे नवीन भाई बहुत अलग हैं। तो ये 2-3 चीज अगर हम स्वयंसेवकों ने अगर अपना ली तो संघ का काम अच्छी तरह से बढ़ सकता है, और उसमें वो काम करने वाले को भी समाधान मिलता है। सही बात से प्रसिद्धि के आगे लग गया तो बात खत्म। प्रसिद्धि संघ की होनी चाहिए, व्यक्ति की नहीं। वो आवश्यक है। इतना मैंने सीखा, जो पाया आज उसका रिवीजन किया। धन्यवाद, थैंक यू जी। और दो कार्यकर्ता, एक तो जयराम जी कुछ पूछना चाहते हैं। जयराम जी, जयराम जी, हाँ जयराम जी को अनम्यूट करेंगे प्लीज। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए जयराम जी। नमस्ते। पहली बात है, अभी नवीन जी का चाय पे चर्चा से जो बात बताया है, मैं उतना जानकारी नहीं था, और बहुत कुछ मैं उसके बारे में मालूम हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चाय पे चर्चा जो कर रहा है, मैं जिसको जो ये सुझाव आया है, मैं सबको अभिनंदन करता हूँ। इट्स एन एक्सीलेंट प्रोग्राम, बहुत अच्छी बात है। और नवीन जी के साथ अभी उसके बारे में अभी मालूम नहीं था, अभी आज ही मेरे को काफी जानकारी हुआ है। थैंक्स फॉर दैट। एंड बस उसका जो प्रेरणादायक जो स्पीच और जो भी बताया है, हम सब सीखना चाहिए। बस इतना ही। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जितेंद्र जी शाह भी कुछ पूछना चाहते हैं। जितेंद्र जी बताइए प्लीज। मेरा आप सभी को नमस्कार। मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट है, वरना एक मेरा प्रार्थना है कि नवीन भाई जैसा जो आदमी है वो एक हस्ती है, और जो ये हम चाय पर चर्चा करते हैं ये सारे का सारा वर्बल हो जाता है। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कभी हम इनों का ये जो ऑटोबायोग्राफी जैसा, देखो नवीन भाई है, प्रकाश जी है, नरेंद्र भाई शाह था, तो इनों का कुछ रिटर्न होवे तो एट अ फ्यूचर डेट इट वुड बी अ रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि इन लोगों ने इतना सारा टाइम और भोग दिया है कि बात ही छोड़ो। तो फॉर फ्यूचर पोस्टेरिटी पर्पसेस वी शुड हैव अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ देयर लाइफ। जरूर जरूर, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कम से कम ये कार्यक्रम तो हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। धन्यवाद जी। माननीय कमल जी भी हैं हमारे। कमल जी, आपका स्वागत है, बताइए। कमल जी रेज हैंड, मैंने हैज रेज द हैंड। जी धन्यवाद परंतप जी। नमस्ते नवीन भाई, सभी को नमस्ते।
नवीन भाई, बहुत 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 ही जानकारी के साथ में बहुत ही ज्यादा प्रेरणा मिली आपके पूरे जीवन के बारे में जान करके। काफी चीजें तो मुझे बताई थी आपने सेपरेटली, छोटे छोटे पार्ट्स में, लेकिन आज इतना ऐसा लगा कि ये तो ऐसा एक मिसाल वाला जीवन है जिसको हम शायद सुन करके भी अपने आप में कृतज्ञ मानेंगे अपने आप को। दो मेरे सवाल हैं आपसे। पहला सवाल ये है कि इतने बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ आप रहे, हमारे लिए तो आप भी अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं, लेकिन आप किसको आप ऐसा मानते हैं जो आपके लिए प्रेरणादायक रहा आपके पूरे जीवन काल में? कोई एक आदमी और कोई उसकी व्यक्ति कोई भी, और उसकी क्या ऐसी बात आप शेयर करना चाहते हैं हमसे जो कि हमारे लिए भी एक अमिट छाप छोड़े? और दूसरा, आपने एक बहुत अच्छी व्यवस्था के बारे में बताया जिसमें कि हम लाइजन मीटिंग के ऊपर काम करें। मैं हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या की तरफ से काफी इस तरफ प्रयास करता हूं और परंतु जी के साथ में मिलकर के काफी हम लोगों ने प्लान किए हुए हैं आगे के लिए भी। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि हम जब समाज को एकत्रीकरण करने की प्रयास कर रहे हैं तो उसमें हम और क्या करें लाइजन के अलावा, कि हम सबको एक जगह पर ला करके और इकट्ठा कर सकें और उस प्रयास में हम एक अपने समाज के एकत्रीकरण पे काम कर सकें। तो ये मेरे दो सवाल हैं और आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। नवीन जी। नहीं, लाइजन मीटिंग का तो जैसे मैंने बताया, लाइजन मीटिंग तो डेफिनेटली करनी चाहिए। लाइजन मीटिंग के बाद हम काफी नजदीक भी आ सकते हैं और कॉमन मिनिमम जो सबका प्रॉब्लम है और डिस्कस करने के बाद उनका सॉल्यूशन भी हल ला सकते हैं। इसलिए तो हिंदू काउंसिल जो बनाने में अपने संघ के स्वयंसेवक मुख्यतः अटल बिहारी वाजपेयी और स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी का रोल काफी महत्वपूर्ण था। और शुरू में अपने माननीय इकबाल जी, माननीय जयंती भाई दो ने पूरा समय लगाकर हिंदू काउंसिल की फॉर्मेशन में काम किया और उनके आगे जाकर हमने ब्रह्मरत्न अग्रवाल भी उनको दिया, रमेश जी शर्मा भी थे और अभी कमल जी भी दिए हमने। तो हिंदू काउंसिल की मतलब कि हिंदू काउंसिल आगे बढ़े, अपना पूरा साथ सरकार उनके साथ है और साथ में मिलकर भी हम जॉइंटली लाइजन मीटिंग का भी काम करें और सभी संस्था को जोड़ने का काम भी करें। उनका पहला क्वेश्चन ये भी था कि सारे उसके अंदर जितने भी महानुभाव आपके मिलना हुआ और आपके उनका साथ रहना हुआ, उसमें सबसे ज्यादा प्रेरणादायी क्या रहा? माने कौन ऐसी व्यक्ति रहे जो आपके प्रेरणादायी? तो मैं बोला माननीय भिड़े जी हो सकते हैं, क्योंकि वो काफी समय तक पहले तो जब भी भारत से मोम्बासा आए तो 1 मास तो मोम्बासा रहे, तो 1 मास उनके साथ मोम्बासा रहने का हुआ। फिर फर्स्ट आईटीसी के 8 दिन उनके साथ रहने का मिला। वो काफी समय तक केन्या में रहने के लिए जब भी मोम्बासा में आते थे तो मोम्बासा में उनका दौरा 10 दिन 15 दिन था। अभी मोम्बासा में मैं ही था उधर कार्यवाह, तो उनके साथ काफी संबंध रहा और काफी कुछ चर्चा विचारणा उनके साथ होती थी। तो काफी मार्गदर्शन, काफी प्रेरणा उनसे मिलती थी। और जास्ती प्रेरणा मेरे को चमनलाल जी, माननीय चमनलाल जी दिल्ली में जब भी जाता था वो भी उनसे जो मन के अंदर दुविधा काफी रहती थी कि संघ में एक क्यों है, एक क्यों नहीं होना चाहिए, ये क्यों करना चाहिए, वो सारी क्लेरिफिकेशन करने के लिए मैं दिल्ली गया था। तो 2 दिन उनके साथ रहने के बाद उनसे भी काफी मार्गदर्शन अपने को मिला। मतलब कि प्रेरणादायी बोले तो माननीय भिड़े जी, माननीय चमनलाल जी, 2 का मैं तो नाम ले सकता हूँ। बहुत अच्छा। समय का अभाव है, हम थोड़ा कार्यक्रम के 3 मिनट ऊपर जा रहे हैं। मैं कार्यक्रम की घोषणा समाप्ति की घोषणा करूं, उसके बाद हम ये सवाल लेंगे। तो आज जितने भी कार्यकर्ता कार्यकर्ती, स्वयंसेवक सेविकाएं, अलग अलग देशों से भी मैंने देखा बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। करीब 80 से ऊपर लोगों ने इस चाय पे चर्चा में भाग लिया। हिंदू स्वयंसेवक संघ केन्या की तरफ से मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और माननीय नवीन जी ये अवस्था में भी हमारे साथ रहे, इतनी बात की, इतने सारे संस्मरण उन्होंने बताए और इतनी सारी ढेरों सारी प्रेरणा हमें आज के कार्यक्रम से मिली। इसलिए माननीय नवीन जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं।
ये कार्यक्रम को पूरा करने के लिए बैकग्राउंड में हमारी आईटी टीम भी काम करती है, तो उनकी भी बड़ी मेहनत रहती है। तो उनका भी बड़ा धन्यवाद करता हूं। सबका धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं, लेकिन कुछ प्रश्न है तो वो हम लेंगे। सोनल जी कोरिया का प्रश्न है, सोनल जी बताएं प्लीज। नमस्ते सभी को। नवीन जी, यू आर अ वेरी मोटिवेशनल पर्सन। मैंने सब सुना कि यू हैव बीन इन संघ फॉर क्वाइट अ यंग एज, एंड इट इज गुड टू सी दैट के आप इतनी एज में भी यू आर वेरी एक्टिव। एंड वो देयर वाज दैट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जहां आपने कहा था कि पहले बहुत स्ट्रिक्ट था, अभी हम लोग, आई एम आई थिंक आई फॉल इनटू दैट कैटेगरी कि हम लोग अभी थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं। सो उस पॉइंट के नजरिए से हमको आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू के आप हमें कुछ ऐसे मोटिवेशनल पॉइंट दीजिए कि हम थोड़ा इम्प्रूव कर सके। आई नो आप लोगों के जैसे तो शायद नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग तो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो और इतनी एनर्जी इस एज में भी इट्स अमेजिंग। बट हमारे लिए कुछ ऐसा दो शब्द कह दो मोटिवेशनल होने के लिए कि हम कुछ संघ के लिए कुछ काम बढ़ा सके या कुछ इनपुट दे सके, समथिंग पॉजिटिव। मैंने जैसे पहले बताया ने, शाखा में पहले कोई भी महापुरुष की जीवनी के बारे में हर वीक शाखा में चर्चा होती थी। इसीलिए आपकी शाखा में भी आप कोई भी महापुरुष होवे, कोई लेडीज भी हो सकते हैं, उनको महापुरुष के नाते उनकी जीवनी के बारे में सभी सेविका को बताए। और जब भी शाखा होवे तभी सारी जो जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है उनमें से एक को बोलो कि 5 मिनट उनकी जीवनी के बारे में बताए। उनकी जीवनी से अपने को प्रेरणा मिलेगी और उस प्रेरणा लेकर अपने को आगे काम करना है। बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। मिनेश जी का कुछ प्रश्न था। मिनेश जी, डॉक्टर मिनेश, मैंने आपका। हाँ जी हाँ जी बताइए। नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, मेरा प्रश्न नहीं है, कमेंट है। हम संघ में ऑलवेज आत्मीयता की बात करते हैं। इट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ संघ वर्क, आत्मीयता जी। तो जब नवीन भाई संघ चालक थे until very recently, मेरा एक ऑब्जर्वेशन था कि he knew everything about everyone। जितने भी स्वयंसेवक थे, छोटे थे या बड़े थे, उनका सब वो जानते थे। उनकी लाइफ में कुछ अच्छा या बुरा हुआ, he would know about it। Anything happening with the family of that स्वयंसेवक, he would know about it and he would make direct contact with that स्वयंसेवक and ask के क्या हुआ, कैसे सब घर में क्या हो रहा है। Personally, I have had some calls from him and later on I realized कि सब स्वयंसेवक के साथ उनका ये कनेक्शन था कि from the youngest to the oldest स्वयंसेवक, he would be always interested in that individual person's welfare and was very concerned about each and every स्वयंसेवक, which I find very inspiring. And this is actually a living example of Atmiyata, where he goes deep into the स्वयंसेवक's life. बस यही कहना था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुझे नहीं लगता किसी का अभी कुछ कमेंट या प्रश्न बाकी रहा है। एक पोल भी चल रहा है, मेरे ख्याल से सबको नोटिफिकेशन आए होंगे। आप अपना सुझाव दीजिए। इस प्रकार का नया प्रयोग है केन्या के लिए चाय पे चर्चा का। जैसे मैंने पहले कहा कि चाय वैसे सुबह हो सकती है, दोपहर को होती है, शाम को होती है, लेकिन मोम्बासा को छोड़ के रात की चाय जनरली नहीं है। लेकिन ये चाय का चर्चा का कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा है। हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम सेशंस लेके आते रहेंगे। आपका सुझाव और आपका सहयोग और आपका पार्टिसिपेशन अपेक्षित है। इसके साथ आज के कार्यक्रम की यहाँ पे पूर्ण होने की घोषणा करता हूँ। सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।